आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट 1 जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इससे इंट्रोडक्शन, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल लैटिस एंड ट्रांसलेशन वेक्टर्स, इतनी चीज़ें हम जो है कि इस पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और इसी तरह से और भी लेक्चर्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर आएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पूरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इसको कवर करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन रेफरेंस बुक्स में जो हम यहाँ पर 4 रेफरेंस बुक लिस्ट किए हुए हैं। पहला है सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय आर.के. पुरी एंड वी.के. बब्बर। पुरी और बब्बर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स के नाम से फेमस है। यह यशचांद पब्लिशिंग हाउस से ये पब्लिश होता है, यशचांद पब्लिकेशन का है ये। दूसरा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एस.एल. गुप्ता एंड वी. कुमार। इसको गुप्ता एंड कुमार के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये प्रगति प्रकाशन की बुक है। और थर्ड बुक है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय चार्ल्स किटेल, जो कि विली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिश होता है। यह एक बुक है, फॉलो कर सकते हैं। चौथी बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय ए.जे. डेकर, जो कि मैकमिलियन इंडिया लिमिटेड द्वारा ये पब्लिश की गई बुक है, जो कि 1993 में पब्लिश हुई थी, काफ़ी पुरानी बुक है ये। तो इसमें जो कवर करेंगे हम इस सिलेबस को, इसके लिए हम 2 बुक्स फॉलो करेंगे। एक पहली बुक ये है पुरी एंड बब्बर की, और दूसरी बुक सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय गुप्ता एंड कुमार। तो मोस्टली इन्हीं 2 बुक्स से जो है कि पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स कवर होगा। बाकी कुछ बचता है तो बाकी की 2 बुक्स जो हैं इसके इस सिलेबस को कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है कि जैसा कि हमें पता है मैटर्स जो होते हैं, मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ 1 or more एलिमेंट्स आर देयर केमिकल कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन नेचर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो जो मैटर्स होता है, जो कि 1 या मोर एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कोई भी मैटर है वो एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है, या फिर उसका कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है। तो यह जो है कि 3 नेचर्स होता है इसके एग्जिस्ट करने का। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैसियस स्टेट। ठीक है। तो एज द एटम आर मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर अटैच्ड टू वन another with strong forces of attraction, the solid maintains a definite volume and shape। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं, जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स के अंदर, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं विद स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जो है कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के अंदर, वो जो है कि बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड्स हैं ये अपने आप का जो वॉल्यूम है वो डिफिनिट और शेप को भी डिफिनिट बनाए रख पाते हैं। तो स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सॉलिड्स के जो वॉल्यूम और शेप है वो डिफिनिट होता है। द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट physics is the branch of physics dealing with physical properties of solids, particularly crystals, including the behavior of electrons in these solids। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है यह फिजिक्स की एक ब्रांच है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड्स की उसकी डील करता है, और साथ ही साथ ये बेसिकली जो है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है या क्रिस्टल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको
डिस्कस करता है, और इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर क्या है सॉलिड्स के अंदर, ये बेसिकली इसमें इंक्लूड होता है। द सॉलिड्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन डिपेंडिंग अपॉन दी अरेंजमेंट ऑफ दी एटम और मॉलिक्यूल्स। तो जो सॉलिड्स है ये ब्रॉडली जो है कि दो क्लास में क्लासिफाई होता है, एक तो होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन जिसे हम एमार्फस भी बोलते हैं। इनमें डिफाइन होता है, क्लासिफाई किया जाता है, और इसका जो मेन जो रीजन होता है या बेसिस जो है इसका क्लासिफिकेशन का वो है अरेंजमेंट ऑफ दी एटम एंड मॉलिक्यूल इनसाइड दी सॉलिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। द क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो जो क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ सॉलिड्स जो होता है यह रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट जो होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का होता है, उससे ये कैरेक्टराइज होता है। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें एटम या मॉलिक्यूल्स या हम कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह पीरियोडिक और रेगुलर होता है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो होते हैं वह क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इज मोर दैन दैट रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली मेनली जो होते हैं क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। अब इसी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है जब ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी उसके क्या होती है रिलीज होती है, और उसकी जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है जब कोई डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का सॉलिड फॉर्म होता है। यानी डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का जो सॉलिड फॉर्म होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अमाउंट कम होता है, और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वह अमाउंट ज़्यादा होता है। Thus, crystalline state is a low energy state and is therefore preferred by most of the solids. तो इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन स्टेट जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो ये लो एनर्जी स्टेट हुआ, और इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह से ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप देख सकते हैं कि ये जो एटम है ये सब जो एटम्स हैं यह एक पीरियोडिक वे में अरेंज है, और यह रेगुलरली भी अरेंज है। तो यह जो अरेंजमेंट है इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। इसमें हम देख सकते हैं यह रेगुलर अरेंजमेंट, चाहे हम इस डायरेक्शन में बात कर लें इस तरह से भी अरेंजमेंट रेगुलर है और पीरियोडिक है, या फिर हम इस तरीके से भी देख लें इस डायरेक्शन में इस तरीके से। तो जो अरेंजमेंट है इनका क्या है वो रेगुलर है। तो इस तरीके से ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर होगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वे दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक तो सिंगल क्रिस्टल हो सकता है या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बी सब डिवाइडेड इनटू सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसको हम सॉलिड को हम सिंगल क्रिस्टल एंड
जो है कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसमें जो होता है सिंगल क्रिस्टल जो होता है, इन सिंगल क्रिस्टल द पीरियाडिक सिटी ऑफ एटम्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट द मटेरियल एज द केस ऑफ डायमंड, क्वार्ट्ज, माइका एक्सेट्रा। तो जो सिंगल क्रिस्टल्स हैं इसमें जो पीरियोडिसिटी होता है एटम्स का, वो थ्रू आउट द मटेरियल क्या होता है, एक्सटेंड करता है। यानी जितना बड़ा मटेरियल होगा इतना अमाउंट लेंगे सिंगल क्रिस्टल का, उस पूरे सिंगल क्रिस्टल में जो पीरियोडिसिटी होगी अरेंजमेंट का एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है, वो मेंटेन रहता है। जैसा कि डायमंड हो गया या फिर क्वार्ट्ज हो गया या फिर माइका हो गया, इसके जो सिंगल क्रिस्टल फॉर्म जो होगा सॉलिड्स का, उन केसेस में ऐसा हमें देखने को मिलता है। हाउएवर इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स इज एन एग्रीगेट ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइट्स विथ रैंडम ओरिएंटेशन सेपरेटेड बाय वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं उसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं जो कि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री से सेपरेटेड होते हैं। उस रीजन्स में जो है कि छोटे छोटे जो है कि क्रिस्टल्स होते हैं या स्लाइड्स जिससे बोलते हैं होते हैं, और ये जो है कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं पूरे थ्रू आउट दी मटेरियल। लेकिन जो अलग अलग रीजन्स है उसमें ये वेल डिफाइंड या वेल पीरियाडिक अरेंजमेंट होता है। द स्मॉल क्रिस्टलाइट्स आर नोन एज ग्रेन्स। जो स्मॉल क्रिस्टलाइट्स होते हैं उसको हम ग्रेन्स बोलते हैं। एंड द बाउंड्री एज ग्रेन बाउंड्री, और जो उनकी बाउंड्री होती है उसको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। इट मे बी नोटेड दैट although the periodicity of individual crystallites is interrupted at grain boundaries, yet the polycrystalline form of the material may be more stable compared with its single crystal form। ठीक है, तब यहाँ कहा जा रहा है कि जो पीरियोडिसिटी होती है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स में, उसमें जो क्रिस्टलाइट्स है वो ग्रेन बाउंड्री पर इनका जो पीरियोडिसिटी है वो इंटरप्ट हो जाता है, वहाँ पर वो मैच नहीं करता है, पीरियोडिसिटी अलग अलग हो जाती है। जबकि फिर भी जो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म है मटेरियल का, यह काफ़ी स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फॉर्म ऑफ द सॉलिड, सिंगल क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द सॉलिड। तो सिंगल क्रिस्टल के रिस्पेक्ट में जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड सिरामिक्स एग्जिबिट पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर या पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं या फिर सिरामिक्स, ये जो है पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शो करते हैं। हम लोग देखेंगे कि सिंगल क्रिस्टल जो है इसमें अरेंजमेंट किस तरह का होता है, और जो पॉलीक्रिस्टल्स है इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का होता है। तो सिंगल क्रिस्टल में यदि हम देखें तो ये पूरा एक मटेरियल है, ये जो सर्किल में दिखाया गया एक मटेरियल है सिंगल क्रिस्टल का। इसमें देख सकते हैं ये जो पीरियोडिसिटी है इस डायरेक्शन में ये है पूरा, ये पूरा थ्रू आउट द मटेरियल जो है कि ये पीरियोडिक है। इसमें अरेंजमेंट जो है एटम्स का पीरियोडिक है। यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे हम वर्टिकली देखें या फिर हॉरिजॉन्टली देखें, इसमें जो है कि एटम्स का जो रिपीटिशन है ऑलमोस्ट क्या है, परफेक्ट है इंटायर मटेरियल में। अब इसमें जो है कि हम बात करें यदि पॉलीक्रिस्टल्स में या पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स में, इसमें यह जो है ये एक रेड लाइन जो है, ये जो रेड लाइन आ रही है, ये अलग अलग ये जो रीजन्स हैं, एक यह रीजन है और एक यह रीजन है और ये रीजन है। तो इस रीजन में देखा जाए तो इस डायरेक्शन में जो है जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है या पीरियोडिक है, और इस रीजन में देखा जाए तो यह जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में जो है कि
ये अरेंजमेंट रेगुलर है, पीरियाडिक है, और इधर देखा जाए तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट रेगुलर है। यानी ये पार्टिकुलर जो रीजन्स हैं जिसको हम ये ग्रेन रीजन बोल रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये ग्रेन्स हैं, और ये जो बाउंड्री है जिससे ये सेपरेट हो रही हैं इसको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। तो इसमें जो है कि सेपरेशन है, और यहाँ पर जो ग्रेन बाउंड्री है यहाँ पर पीरियाडिसिटी जो है वो ब्रेक हो रही है। इसमें इस डायरेक्शन में पीरियाडिसिटी है और इसमें इधर इस बाउंड्री। उसी तरह से यहाँ पर भी बाउंड्री पर पीरियाडिसिटी वो ब्रेक हो रही है। तो ऐसा जो है कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स में होता है। हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं? तो द नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमार्फस सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीटली रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो जो जिस सॉलिड मटेरियल्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रैंडम हो, ऑर्डर्ड न हो, पीरियाडिक न हो, तो ऐसे सॉलिड्स को हम नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं। मेन इसका जो है कि रैंडमनेस होता है अरेंजमेंट में, इसलिए हम इसको नॉन क्रिस्टलाइन या एमार्फस बोलते हैं। द पीरियाडिसिटी इफ एट ऑल प्रेजेंट, यदि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पीरियाडिसिटी यदि प्रेजेंट होती भी है, देन एक्सटेंड्स अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू एटॉमिक डायमीटर्स ओनली। तो पीरियाडिसिटी यदि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एग्जिस्ट भी करती है तो वो काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस तक होता है। वो जो है कि फ्यू एटॉमिक डायमीटर तक ही हो सकता है, वो पूरे मटेरियल तक एक्सटेंड नहीं होता, पूरे मटेरियल एक्सटेंड नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, दिस सॉलिड एग्जिबिट शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि जो एमार्फस होते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं। Such type of materials are formed when the atoms do not get sufficient time to undergo a periodic arrangement। तो जो एमार्फस होते हैं ये जो इनका फॉर्मेशन होता है वो इस वजह से होता है कि इनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है कि वो पीरियाडिक अरेंजमेंट में जा सके। यानी इसमें सडन फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये पीरियाडिक अरेंजमेंट नहीं कर पाते। यानी ये फास्ट प्रोसेस होता है। यदि ये स्लो प्रोसेस होता तो इजली जो है कि इनमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो इजली पीरियाडिक अरेंजमेंट में आ पाते हैं। जैसे ग्लास हुआ, ये जो है कि एमार्फस मटेरियल है। ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमार्फस मटेरियल। तो इसको जो है कि सडन हीट करके पंच किया जाता है, यानी इसको कूल डाउन किया जाता है सडनली, तो ये एमार्फस नेचर के हो जाते हैं। यदि इसको हम स्लो कूल करते तो वो जो है कि क्वार्ट्ज हो जाता है, और क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, जबकि ग्लास जो होता है वो एमार्फस होता है। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स एंड रबर्स आर आल्सो एमार्फस। प्लास्टिक्स और रबर्स जो होते हैं ये जो है एमार्फस होते हैं। यहाँ में आता है कि बताइए कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन जो है कि एमार्फस है, कौन जो है कि नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्लास्टिक या फिर रबर हो सकता है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यदि हम अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यदि हम इस डायरेक्शन में जाएं वर्टिकली तो यह अरेंजमेंट जो है थोड़ा सा जिगजैग टाइप का है। अब दूसरे लाइन में जाएं तो यहाँ पर देखेंगे तो यह सही से मैच नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पर जाएंगे तो मैच नहीं हो रहा है, बीच में इधर उधर हो रहा है।
यहाँ पर बीच में स्पेस भी खाली है, ये अच्छे से अरेंज नहीं हुए इसमें जो एटम्स हैं, और ये कहीं किसी से मैच भी नहीं कर रहा, किसी पैटर्न को ये फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, ये जिगजैग है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स का केस का ये अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर एक कोर्स आउटकम, यदि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट 1 जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसको यदि हम कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं तो इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हम सीख पाएंगे। तो जैसा कि पता है, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोमेट्रिक फॉर्म एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। तो हमें पता है जो क्रिस्टलोग्राफी होती है, इसमें ये एक साइंस है। इस साइंस के में जो है कि या इस ब्रांच में हम जो है कि ज्योमेट्रिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ क्रिस्टलोग्राफी इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलोग्राफी जो है इसका स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि जो मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होने की वजह से हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टलोग्राफी का स्टडी करते हैं, क्योंकि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी डिसाइड करने का कि वो किस प्रॉपर्टी को शो करेगा। द प्रेजेंट यूनिट डील्स विद सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी विच आर फंडामेंटल टू द स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट। तो ये जो प्रोजेक्ट टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, ये इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्रिस्टलोग्राफी का सीखेंगे जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स की स्टडी के लिए काफ़ी फंडामेंटल है। और इस यूनिट को कवर कर लेते हैं तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्रिस्टल ज्योमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम क्रिस्टल की क्या ज्योमेट्री होती है ये हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये हम समझ पाएंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरीके का कौन सा क्रिस्टल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस का। तो बिफोर डिस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एन क्रिस्टल, इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस which has a definite relationship with the atoms of the crystal। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग एक क्रिस्टल के अंदर एटम का जो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है उस पर जाने से पहले यह काफ़ी कन्वीनियंट होगा कि यदि हम इमेजिनरी पॉइंट्स का अरेंजमेंट स्पेस में समझ सकें, तो उसको यदि हम कोरिलेट कर ले एटम्स, जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स है उसका इमेजिनरी पॉइंट से, तो हमें जो एटम के अंदर जो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो समझने में हमें काफ़ी ईजी होगा। यानी हम इमेजिनरी पॉइंट्स का अरेंजमेंट यदि समझ लेते हैं इसमें किस तरह से होता है, तो वही कंसेप्ट जो है कि हम एटम्स के अरेंजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क ऑन विच द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज बेस्ड। तो ये जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जिसका हम स्पेस में अरेंजमेंट को स्टडी करने की बात कर रहे हैं, यह जो है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके फ्रेमवर्क को समझने में, उसका फ्रेमवर्क बनाने में ये काफ़ी आसान हो जाता है इससे फ्रेमवर्क बनाना। सच एन अरेंजमेंट ऑफ
infinite number of imaginary points in three-dimensional space with each point having identical surrounding is known as पॉइंट लैटिस या स्पेस लैटिस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो इस तरह का जो इमेजिनरी पॉइंट्स का जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स हैं उनका अरेंजमेंट 3D में, तो 3D स्पेस उसमें जो कि जितने भी पॉइंट्स हैं वे सभी पॉइंट्स क्या हों, आइडेंटिकल सराउंडिंग रखते हों, उन्हें हम पॉइंट लैटिस या फिर स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो स्पेस लैटिस बेसिकली जो होता है ये इमेजिनरी पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल अरे होता है जो बेसिकली किसी पार्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह बेसिकली पॉइंट्स हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स, जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्लेस पर हम उसको एज्यूम करके पॉइंट से रिप्लेस करके लिखते हैं, उसे ही हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। इसके बाद हमें ट्रांसलेशनल वेक्टर जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास एक टर्म आया था आइडेंटिकल सराउंडिंग। तो यहाँ पर जो आइडेंटिकल सराउंडिंग का मतलब जो है मीन्स दैट द लैटिस हैज द सेम अपीयरेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम ए पॉइंट आर इन द लैटिस एज इट हैज व्हेन व्यूड फ्रॉम एनी अदर पॉइंट आर डैश विथ रिस्पेक्ट टू सम आर्बिट्री वैल्यू। तो यह कहा जा रहा है कि आइडेंटिकल सराउंडिंग का मतलब ये हुआ कि यदि किसी लैटिस में यदि R पॉइंट पर कोई लैटिस है, उसको यदि हम देख रहे हैं तो उसकी जो सराउंडिंग होगी R पॉइंट पर, किसी दूसरे पॉइंट पर यदि जो कि पॉइंट जो है R डैश है, वेक्टर जो फॉर्म कर सकते हैं R डैश है, वहाँ का जो सराउंडिंग है और यहाँ की जो सराउंडिंग है किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो यदि सेम रहता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आइडेंटिकल सराउंडिंग। यदि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट R है और एक पॉइंट R डैश है, जैसे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट R डैश का है, तो यहाँ की जो सराउंडिंग है कि इसके इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड एक सॉलिड जो एक सॉलिड जो है पॉइंट्स हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो R डैश है ये यहाँ इसके भी चारों तरफ जो हैं चारों डायरेक्शंस में यह उसी तरह के जो पॉइंट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स जो हैं आइडेंटिकल पॉइंट्स कहे जाएंगे इस केस में। तो इसी की हम बात कर रहे थे। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द लैटिस कंटेन्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड पैटर्न यूनिट। तो यह तभी पॉसिबल हो सकता है जो कि लैटिस जो है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स कंटेन करता हो, जिसे हम पैटर्न यूनिट के नाम से जानते हैं, विच रिपीट्स जो कि रिपीट करेगा इट्सेल्फ इन ऑल डायरेक्शन बाय मीन्स ऑफ ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशन ऑपरेशन वेक्टर टी गिवन बाय वेक्टर टी इक्वल टू n1 वेक्टर ए प्लस n2 वेक्टर बी प्लस n3 वेक्टर सी। तब याद आ जाए कि जो पॉइंट्स का ग्रुप होगा जो जिसको हम पैटर्न यूनिट बोलेंगे, वो क्या हो रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा अपने आप को सभी डायरेक्शंस में, जिसको पर हम जो है कि कह सकते हैं कि उस पॉइंट्स या उस ग्रुप पर ट्रांसलेशनल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और फिर वो जो है कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। तो उस पैटर्न यूनिट की हेल्प से
तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, जो 3 अलग अलग डायरेक्शंस के वेक्टर्स हैं। और यहाँ पर 3 कांस्टेंट इसके या इंटीजर्स n1 n2 n3 आर्बिट्री इंटीजर्स हैं, और यह ABC जो है कि वेक्टर्स हैं जिसे हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं। यह जरूरी होगा हमें इसको समझने के लिए। तो thus we have r dash vector r dash is equal to vector r plus t is equal to vector r plus n1a plus n2b plus n3c। तो यहाँ पर यदि हमें पर वेक्टर r किसी लैटिस का पोजीशन पता है और किसी दूसरे जो वेक्टर है जो लैटिस है पॉइंट उसका यदि हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो यह जो पॉइंट है इसका हम इस ट्रांसलेशनल वेक्टर की हेल्प से इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन 2 से दिया जा रहा है। वेक्टर r डैश इक्वल टू वेक्टर r प्लस n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b प्लस n3 वेक्टर c। तो यह जो होता है इन्हें परफेक्ट लैटिस जो होता है वो इक्वेशन 2 को जो है कि होल्ड करते हैं, जो अभी हमने बताया इक्वेशन दैट इज पॉइंट r डैश जो है कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेक्टर r बाय द एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन 1। तो r डैश जो है वेक्टर उसको हम r वेक्टर की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं इक्वेशन 1 जो ट्रांसलेशनल वेक्टर उसको अप्लाई करते हुए। However in an imperfect lattice, जबकि जो imperfect lattice होते हैं, जो perfect lattice नहीं है, it is not possible to find vector a, b and c such that an arbitrary choice of n1, n2 and n3 makes vector r dash identical to vector r। यानी imperfect crystals है, यानी कह सकते हैं कि हम वो एमार्फस टाइप का क्रिस्टल है, तो उस केस में ए बी सी जो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में जो वेक्टर्स हैं उसकी हेल्प से हमें 3 n1 n2 n3 जो इंटीजर्स ये नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि हम r डैश वाला जो पोजीशन है उसको हम वेक्टर r वाले डैश से के साथ मिला करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें नहीं मिल पाएगा। The translational vector a, b and c are also called the crystal axis या फिर basis vector, जिसको कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ए बी सी जो है यह क्रिस्टल्स के 3 डायरेक्शंस हैं, ये जिसे हम क्रिस्टल एक्सिस भी बोलते हैं या फिर बेसिस वेक्टर्स भी बोलते हैं, जिसका हम लोग डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ पर हम कंसीडर करें फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर ए पार्ट ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस एज शोन इन द फिगर। तो यह जो फिगर में ये और ये जो 2 दिए गए हैं, इसमें यदि हम 2 डायमेंशनल वेक्टर है इसमें चूज करते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसको हम चूज करने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 तरीके यहाँ पर ले रहे हैं। एक तरीके में A1 A2 लिया गया, दूसरा जो कि पहले तरीका जो है इसमें 2 वेक्टर्स लिए गए हैं A1 B1, और दूसरा तरीका जो है A2 B2 2 वेक्टर्स लिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एक पॉइंट है, इससे जो है कि यह A1 वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर A1 है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक, और दूसरे डायरेक्शन में B1 है जो यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ जो है इस पॉइंट पर हमें r डैश निकालना है, यह r है, यह r डैश। तो यहाँ से यह ट्रांसलेट हुआ तो यहाँ पहुँचा,
और यहाँ पर ये जो लैटिस पॉइंट्स, दो तरह के लैटिस पॉइंट है, एक जो ओपन सर्किल जैसा है और एक जो है कि सॉलिड सर्किल्स वाले हैं। तो यहाँ से ये जो है एक यूनिट बनाता है, ओपन टू ओपन डिस्टेंस सर्किल का है, ये एक यूनिट्स बनाते हैं इस डायरेक्शन में, और उसी तरह से यह दूसरे डायरेक्शन में एक यूनिट बनाते हैं। यह पहले डायरेक्शन में एक यूनिट, ये दूसरे डायरेक्शन। और यह जो पॉइंट्स है, यह यहाँ से यह हाफ डिस्टेंस है बीच का। तो हम चाहे तो इसको रेफरेंस ले सकते हैं या फिर इसको रेफरेंस ले सकते हैं। तो जिसको रेफरेंस लेंगे वह उस टाइप का जो सर्किल होगा या एटम होगा, उससे वहाँ तक हम जाएंगे। या फिर ये वाला चूज कर रहे हैं तो यहाँ चूज करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा इसके बराबर, और ये वाला जो होगा वो इसके बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, इसमें A1 और B1 जो है, A1 जो है कि 2 यूनिट आ रहा और B1 जो है 1 यूनिट आ रहा है। अब यहाँ दूसरा जो चॉइस कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है डॉटेड वाला, यहाँ से ओपन सर्किल से जो सॉलिड सर्किल है यहाँ तक पहुँच रहे हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A2 जो डायरेक्शन है, इसका हम 1 यूनिट और ये हाफ यूनिट, मतलब 3/2 यूनिट यहाँ पहुँच रहे हैं। उसी तरह से ये भी 3/2 यूनिट में यहाँ पहुँचने पर ये मिल रहा है ट्रांसलेशन वेक्टर। तो हम वेक्टर A1 और A2 को का ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखें तो यह वेक्टर T जो होगा 2A1 प्लस 1B1 होगा। अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। और इसमें R और R डैश का जो रिलेशन होगा उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R डैश इक्वल टू वेक्टर R प्लस T, और ये वेक्टर R हो जाएगा। ये आर्बिट्री यूनिट ओरिजिन से लिया गया डिस्टेंस है, और ये ट्रांसलेशनल वेक्टर है, इसको ऐड करके हम R डैश डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है, ट्रांसलेशन कोफिशिएंट, जिसमें इंटीजर कोफिशिएंट होता है, ऐसे ट्रांसलेशनल वेक्टर को हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल या प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो पहला चॉइस है जिसमें वेक्टर A1 और वेक्टर B1 चूज किया गया है, जो तरीके से चूज किया गया है, ऐसे ट्रांसलेशनल वेक्टर को हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो चॉइस है उसको देखते हैं। सेट ऑफ जो ट्रांसलेशनल वेक्टर जो A2 B2 जो वेक्टर्स हैं, जिसमें R डैश जो पोजीशन पॉइंट R के हेल्प से हम लिख सकते हैं, R डैश इक्वल टू वेक्टर R प्लस 3/2 वेक्टर A2 प्लस 3/2 वेक्टर B2। तो इसमें देख सकते हैं ये जो है ट्रांसलेशनल वेक्टर है, वेक्टर T। और ये वेक्टर T जो है, इसमें जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट जो कि 3/2 है, और ये क्या है, नॉन इंटीग्रल। ये कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, नॉन इंटीग्रल कोफिशिएंट हैं। तो सच ट्रांसलेशनल वेक्टर्स फॉर विच द ट्रांसलेशन ऑपरेशन कंटेन्स नॉन इंटीजर कोफिशिएंट आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। इसको नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स बोला जाता है, जिसमें इंटीजर नहीं होता कोफिशिएंट। Either type of translation vector may be used to describe the structure of a crystal, in spite of the fact that the non-primitive translation vectors involve non-integral coefficient are not in accordance with the periodicity of the crystal। तो दोनों ही तरफ के जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, चाहे वो प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो, ये दोनों ही तरह के ट्रांसलेशनल वेक्टर्स का यूज हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर
जो है उसको डिस्कस करने के लिए यूज कर सकते हैं। यूजुअली ए सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एंड द शार्ट विद शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रांसलेशन वेक्टर्स इज प्रेफर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग ए लैटिस। तो किसी भी लैटिस को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए तो कि सेट ऑफ ऑर्थोगोनल और शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की हेल्प लिया जाता है और उसी से जो है कि हम लैटिस किसी भी लैटिस को डिस्क्राइब करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में अलग दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।